एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में आरोही, माया और शीतल तीन बहनें अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुमन के पति का निधन हो गया था, इसलिए तीनों बेटियों की जिम्मेदारी सुमन के ऊपर आ जाती है। सुमन अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छा जीवन देने के लिए रात दिन काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती कर कर वह अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इतना ज्यादा काम करते करते सुमन की तबीयत खराब रहने लगती है और वह ज्यादा काम नहीं कर पाती। हमेशा की तरह आज भी सुमन खेतों पर काम करने जा रही थी कि तभी वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तीनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी शीतल कहती है, माँ, कुछ देर के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम तीनों बहनों का क्या होता? पिताजी तो हमें छोड़कर ही चले गए। क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अब आप खेतों पर काम करने नहीं जाएंगी। आरोही, तुम लकड़ी बेचने जाओगी और माया, तुम सब्जी बेचने जाओगी और मैं माँ का ख्याल रखूंगी और खेतों पर काम करूंगी। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहती हैं हम वैसा कर लेंगे। चल आरोही। इस तरह से दोनों छोटी बहनें अपने हिस्से का काम करने चली जाती हैं, लेकिन दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा कामचोर और घमंडी थीं, इसलिए वह ना तो सब्जी बेचने जाती हैं और ना ही लकड़ियां, बल्कि बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने लग जाती हैं। माया, तूने देखा नहीं शीतल दीदी हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला रही थी? आरोही, तुम लकड़ी बेचोगी, माया तुम सब्जी बेचोगी, जैसे हमारी माँ हो। माँ ने तो कभी हमसे काम करने के लिए कहा नहीं और वह महारानी हमसे काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो धूप में फिरने का कोई शौक नहीं है। पूरे दिन अगर मैं धूप में फिरती रहूंगी तो हमारा रंग नहीं चल जाएगा, इसलिए भाई मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। इस तरह से दोनों बहनें काम से बचकर अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती हैं। शाम को जब दोनों बहनें 1 रुपया भी कमा कर नहीं लेकर जाती तो शीतल को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले शीतल आरोही और माया को कुछ कहे, दोनों ही शीतल के ऊपर गुस्सा दिखाती हैं। क्या दीदी, आप तो कह रही थी कि आप माँ की सेवा करेंगी और खेतों में काम भी करेंगी, लेकिन नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। माँ की तबीयत खराब है, इसका मतलब माँ काम करने गई थी और आप आराम कर रही थी। हम पूरे दिन इतनी धूप में घूम घूम कर सब्जियाँ और लकड़ियाँ बेच रहे थे और आप घर में आराम से बैठी थी। बड़े होने का फायदा उठा रही हो। आरोही और माया, यह तुम क्या कह रही हो? मैं अभी खेतों से काम करके वापस आई हूँ। पूरे दिन मैंने खेतों में पानी दिया, जुताई की और माँ की सेवा भी की और घर में जो थोड़ा राशन था खाना भी बनाया, और तुम कह रही हो कि मैं घर में आराम कर रही थी। और जब तुम पूरे दिन घूम घूम कर सब्जी और लकड़ी बेच रही थी तो उसके पैसे कहाँ हैं? एक भी पैसा तो तुम कमा कर नहीं लेकर आई। माँ की तबीयत कितनी खराब है, उनकी दवाई कैसे आएगी? तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हम सब्जी और लकड़ी नहीं बेच रहे थे बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे? आप ऐसा कहना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस तरह से तीनों बहनें आपस में लड़ने लग जाती हैं। यह देखकर सुमन को बहुत दुख होता है और वह चारपाई से उठकर अपनी तीनों बेटियों को डांटते हुए कहती है, बस अब कोई जरूरत नहीं है तुम तीनों को मेरे लिए काम करने की। मैं ठीक हूँ, मैं खेतों में काम भी कर लूंगी और सब्जियां भी बेचने चली जाऊंगी। तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों बहन इस तरह से लड़ रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम घर पर आराम करो और मैं काम करूंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है कि मुझे अपनी छोटी बहनों को समझाना चाहिए था। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। आरोही और माया, कल से तुम माँ का ख्याल रखोगी और सारे काम मैं कर लूंगी, ठीक है? शीतल समझदार थी, उसका दिल नरम था। वह अपनी दोनों छोटी बहनों की तरह कठोर स्वभाव की नहीं थी, इसलिए अगले दिन से वह पहले सुबह खेतों में जाती, वहाँ का सारा काम खत्म करती, उसके बाद लकड़ियाँ और सब्जी बेचती और सारा काम करने के बाद शाम को घर जाती। और दोनों बहनें अपनी माँ का ख्याल भी ठीक तरह से नहीं रख रही थीं। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं।
बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा? हम भी गरीब हैं, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम दूसरों को बांटते रहें। 2 समय का हमें खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तू यहाँ आ गई मांगने के लिए। चल जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, किसी और के दरवाजे पर जाकर मांग। माया, यह क्या बदतमीजी है? बड़े बूढ़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से तुम कर रही हो? अगर तुम्हें अपने हिस्से का खाना नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, यह लीजिए, मेरे हिस्से का खाना आप खा लीजिए। इस खाने की आपको ज्यादा जरूरत है। मैं तो जवान हूँ, एक समय भी भूखे रह सकती हूँ, आपके शरीर को ज्यादा जरूरत है। खुश रहो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। माया, शीतल दीदी को समाज सेवा करने की कुछ ज्यादा ही बुरी आदत नहीं है? जब देखो हर किसी की मदद करने लग जाती हैं। 2 दिन पहले भी खेतों में काका का खेत जोता था इन्होंने, और कल एक लड़की को अपनी चप्पल ही दे दी। अब नंगे पैर घूमती फिरती हैं। भाई, साफ सीधी बात है, मेरे से तो नहीं होती ऐसी भलाई। खुद मुसीबत में रहो और दूसरों को मदद पहुँचाओ। अब रहेंगी पूरी रात भूखी, तब पता चलेगा। अच्छा हुआ तूने खाना देने से मना कर दिया। माया, आरोही, गलत बात है। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अमीर ही हों तभी दूसरों की मदद करें। हमारे पास जो भी है उसी में से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। ऐसा कहकर शीतल काम करने में जुट जाती है और अगले दिन जंगल से लकड़ी लेने जाती है कि तभी वह देखती है कि एक जख्मी हिरण बुरी तरह से करहा रहा है और वह खून से लहूलुहान था। यह देखकर शीतल घबरा जाती है और वह उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। दीदी, आप इस जख्मी हिरण को घर पर क्यों लेकर आई हो? इसमें से तो कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। जाओ, इसे वहीं पर छोड़ कर आओ। शीतल अपनी दोनों बहनों की एक नहीं सुनती और वह उस जख्मी हिरण के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है, उसे हरी हरी घास खिलाती है, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। 4-5 दिन की सेवा करने से और रोज मरहम पट्टी लगाने से वह हिरण बिल्कुल ठीक हो जाता है। शीतल बहुत खुश थी। कुछ समय बाद वह शावर लेने जाती है और शावर लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। शीतल बहुत रोती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया? मेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं रहा। मैंने तो वही शैम्पू किया था जो रोज करती हूँ। अचानक यह क्या हो गया? मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। अब पता नहीं मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं। हो दीदी, यह आपने क्या कर दिया? वह शैम्पू तो कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था और आपने उस शैम्पू को यूज कर लिया, जिस वजह से आपके सारे बाल चले गए। अब तो आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर शीतल और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी के रूप में आ जाता है और वह शीतल को सुंदर जादू सोने के बाल देती है, जिनकी वजह से शीतल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी वह परी शीतल से कहती है, शीतल, तुम एक बहुत नेक लड़की हो, बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। तुमसे कभी किसी के दुख दर्द देखे नहीं जाते, इसलिए इतनी अच्छी लड़की के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अब तुम्हारी यह जादू सोने के बाल ऐसे ही चमकते रहेंगे और तुम एक बाल रोजाना बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बदल सकती हो। आरोही, शीतल दीदी के बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और यह पहले से भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। शीतल दीदी, कृपया करके परी जी से कहकर हम दोनों बहनों को भी सोने के बाल दिला दो ना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ज्यादा सुंदर जादुई सोने के बाल देने के लिए। लेकिन क्या आप मेरी दोनों छोटी बहनों को भी जादुई सोने के बाल दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। यह लो माया और आरोही, जादुई सोने के बाल। लेकिन याद रहे, इनका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक है? ऐसा कहकर वह परी आरोही और माया को भी जादुई सोने के बाल दे देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। माया और आरोही जादुई सोने के बाल पाकर और भी ज्यादा घमंडी और लालची हो जाती हैं। वह दोनों घर छोड़कर चली जाती हैं और जादुई सोने के बालों की मदद से एक महल जैसे घर में रहती हैं। रोजाना पार्टी करती, दोस्तों के साथ घूमती और शॉपिंग करती रहती। और वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी माँ के साथ रह रही थी। अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है, उनकी बहुत सेवा करती है और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है।
ऐसे ही एक दिन माया और आरोही पार्टी में जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा मासूम बच्चा मिलता है और वह दोनों बहनों के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है, दीदी दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, अगर उन्हें अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो उनकी जान भी जा सकती है, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करो, आप तो इतनी ज्यादा अमीर हैं, कृपया करके मेरी मदद करो। तेरी माँ मरती है तो हमारी बला से मर जाए, हमने तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करने का कोई ठेका नहीं लिया। माया, इस दुनिया में गरीब लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गए, जब देखो हमारे सामने आके हाथ फैलाते रहते हैं, चल चल भाग यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस बच्चे को दुत्कार कर धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं कि तभी दोनों बहनों के सर से बाल गायब हो जाते हैं और वह गंजी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बदसूरत भी। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं और शीतल के पास जाती हैं और शीतल को सब बताती हैं। तभी शीतल अपनी दोनों बहनों से कहती है, माया, आरोही, तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। वह मासूम बच्चा तुम्हारे सामने कितना रो रहा था, तुमने उस परेशान बच्चे की मदद नहीं की, जबकि परी ने तुमसे कहा था कि जादुई सोने के बालों से तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। तुमने अपने जादुई सोने के बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहोगी। आरोही और माया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही गंजी और बदसूरत रहती हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती से सबक मिल जाता है और वह शीतल की तरह अच्छी लड़की बन जाती हैं और उसी की तरह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली बहन दिव्या के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही एक हादसे में सपना के पिता और दिव्या की मां की मृत्यु हो जाती है। सपना को तो अपने माता पिता का इस दुनिया से चले जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन दिव्या को अपने माता पिता का इस दुनिया से जाने का जरा भी दुख नहीं होता। उनके जाने के बाद दिव्या 24 घंटे घर से बाहर रहती, दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अगर कभी सपना दिव्या को समझाने की कोशिश करती तो वह उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या रात के समय शराब के नशे में धुंध आती है। यह देखकर सपना चौंक जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, दिव्या, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम शराब भी कराई हो और वो भी इतनी ज्यादा। दिव्या, माँ पिताजी के सामने तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल बदल गई। बस पैसे उड़ाती हो, लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ घूमती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत बात है। तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यह सब मत करो। मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, दुश्मन नहीं जो तुम मेरी बात नहीं सुनती। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। सुन बहन जी, तुझे कुछ नहीं पता, ये सब आजकल का फैशन है। मैं वही काम कर रही हूँ जिस काम करने में मुझे खुशी मिलती है। जब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत। और तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। मेरी माँ की चीख चीख सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ और अब तू मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है। मैं लफंगे लुच्चे दोस्तों के साथ घूमूं या पैसे उड़ाऊं, मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, इसमें तुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और चल हट मेरे रास्ते से। आज तो तूने मुझे मारा, अगर आज के बाद तूने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। समझ आ रही है बहन जी? ऐसा कहकर दिव्या अपने रूम में चली जाती है। बेचारी सपना, वह अपनी बहन को सही रास्ते पे लाना चाहती थी, लेकिन दिव्या उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सपना शॉपिंग करने मॉल जाती है, लेकिन वह कुछ खरीद ही नहीं पाती क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं थे। तभी सपना सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है। कितने समय बाद मैं शॉपिंग करने आई हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रही। दिव्या तो रोज पैसे उड़ा रही है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मुझे घर जाकर दिव्या से पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर सपना घर आ जाती है। सपना घर आकर देखती है तो दिव्या अपने दोस्तों के साथ बहुत मौज मस्ती से पार्टी कर रही थी। तभी सपना दिव्या से कहती है, दिव्या,
यह तुम रोज रोज इतनी ज्यादा पार्टी, इतनी ज्यादा शॉपिंग कहाँ से कर रही हो? मैं तो अपने लिए एक सूट खरीदने गई, मैं वो भी नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे ही नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, पिताजी ने तो हम दोनों के अकाउंट में बराबर ही पैसे डाले थे, फिर मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं हैं? तभी दिव्या हंसते हुए सपना से कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने चालाकी से तेरे अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए हैं। अब तेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं बचा। सिर्फ यही नहीं, घर की सारी प्रॉपर्टी भी मैंने अपने नाम कर ली है। तेरे हिस्से में कुछ भी नहीं है। और अगर तू चाहती है कि मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर ना निकालूं, तुझसे जैसा मैं कहती हूँ तुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अब चल जल्दी से मेरे दोस्तों के लिए अच्छा अच्छा खाना बना। अब इस घर में तू मेरी नौकरानी बन के रहेगी, मेरी सौतेली बहन नहीं। दिव्या, यह तो बहुत गलत बात है। तुमने मेरा हिस्सा अपने नाम क्यों किया? अगर तुम्हें अपना हिस्सा लेना था तो ले लेती, मेरा हिस्सा तो मेरे लिए छोड़ देती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। सपना के इतना कहते ही दिव्या को अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट महसूस होती है। तभी वह अपने दोस्तों के सामने ही सपना की बहुत पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, तू मेरे घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है। मैंने सोचा कि तू मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करेगी तो तुझे 2 समय का खाना मिलता रहेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलते रहेंगे, लेकिन तुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। निकल जा मेरे घर से और दोबारा से इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना, वरना मैं तेरी आंख निकाल दूंगी। दिव्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं है। मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मुझ पे थोड़ा रहम करो। मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा कहकर सपना दिव्या के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दिव्या सपना की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सपना के पास कुछ नहीं बचता, ना पैसे, ना सर छुपाने के लिए छत। सपना इधर से उधर ऐसे ही भटकती रहती है। तभी सपना एक जगह बैठकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखो, आप दोनों के इस दुनिया से जाने के बाद दिव्या कितनी बदल गई। मैंने कभी उसे सौतेला नहीं समझा, सगी बहन की तरह समझा। उसे हमेशा समझाती रही कि तुम गलत रास्ते पर हो, सही रास्ते पर आ जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और सब कुछ अपने नाम कर कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो मुझे कुछ नहीं समझती। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं दिव्या को समझाने की कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ खुश है, लेकिन अपनी सौतेली बहन के साथ नहीं। वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, दुश्मन। इसलिए ही तो उसने मुझे घर से बाहर निकाला। ऐसा कहकर सपना बहुत रो रही थी। तभी सपना की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़ी होने की वजह से वह झोपड़ी नहीं बना पा रही थी। तभी सपना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनसे कहती है, लाइए अम्मा जी, ये झोपड़ी बनाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे घर से मेरे बेटे ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जंगल में आकर झोपड़ी बना रही हूँ। जो भी समय बचा है उसे इसी जंगल में काट लूंगी। मगर बेटा, तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है? हाँ अम्मा जी, ऐसा ही समझो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई। पिताजी ने दूसरी शादी की। सौतेली माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ समय पहले सौतेली माँ और पिताजी भी छोड़कर चले गए। बची एक सौतेली बहन, उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इस जंगल में भटक रही हूँ। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह लेना।
सपना बहुत मेहनत और लगन से उस झोपड़ी को बनाकर तैयार कर देती है। अब दोनों उस झोपड़ी के अंदर रहने लगती हैं। सपना अपना और उस बूढ़ी औरत का पालन पोषण करने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने जाया करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उससे अपना और उस बूढ़ी औरत का पालन पोषण करती थी। अब दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। सपना उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। चाहे खुद को एक समय भूखा रहना पड़ जाता, लेकिन उन्हें दोनों समय का खाना खाने के लिए देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना घर आकर देखती है तो वह बूढ़ी अम्मा घर पर नहीं होती, बल्कि उस झोपड़ी के अंदर एक बहुत सुंदर परी होती है, जिसे देखकर सपना चौंक जाती है। परी, वो भी मेरी छोटी सी झोपड़ी में? अम्मा जी कहाँ हैं? आपने उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? बताइए ना, अम्मा जी कहाँ हैं? सपना, घबराओ मत, मैं ही तुम्हारी अम्मा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार की बात है, परीलोक में रानी माँ ने संत साधुओं की दावत की थी। जाने अनजाने में मैंने उनकी बेइज्जती कर दी। तभी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर एक बुढ़िया का जीवन यापन करोगी, और अगर पृथ्वी पर किसी ने तुम्हारी सच्चे मन से सेवा की तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो तुम्हारी सच्चे दिल से सेवा करें। लेकिन तुमने उन्हें गलत साबित कर दिया। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें एक जादुई गुलाब देती हूँ। इस गुलाब को तुम जहाँ भी लगाओगी, वहाँ यह गुलाब एक जादुई विशाल गुलाब के घर के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उस परी की बातें सुनकर सपना बहुत खुश हो जाती है और परी जादुई गुलाब देकर परीलोक चली जाती है और सपना उस जादुई गुलाब को जमीन पर लगा देती है। तभी उसके सामने एक विशाल जादुई गुलाब का घर बनकर उसके सामने आ जाता है। सपना उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ सब कुछ होता है, जिसकी मदद से सपना एक बहुत सुखी जीवन बिताती है और अपने जादुई विशाल गुलाब के घर की मदद से सभी गरीब और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती है। सपना की गांव में बहुत प्रशंसा होने लगती है। जब इस बात की खबर दिव्या को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसके बुरे स्वभाव की वजह से उसके पास ना तो पैसे बचते हैं और ना ही घर बचता है। वह सड़क पर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। तभी एक दिन दिव्या सोचती है, मैंने अपनी बुरी आदतों और बुरे स्वभाव की वजह से सब कुछ खो दिया। भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ और वह सपना की बच्ची अपने अच्छे स्वभाव की वजह से कैसे जादुई विशाल गुलाब घर के अंदर रह रही है और गांव वालों की मदद कर रही है। सपना की बच्ची, मैं तेरे घर को जला दूंगी। अगर मेरे पास कुछ नहीं बचा तो तेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर दिव्या एक दिन सपना का जादुई विशाल गुलाब घर जलाने के लिए चली जाती है और जैसे ही दिव्या उस घर को जलाने की कोशिश करती है तो दिव्या के चारों तरफ आग लग जाती है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जादुई विशाल गुलाब घर से आवाज आती है, दिव्या, तूने अपनी बुरी आदतों से अपना सब कुछ खो दिया। सपना ने तुझे कितने समझाने की कोशिश की, लेकिन तूने उसकी एक नहीं सुनी और उसका हिस्सा भी तूने ले लिया। अब तू सपना को और बर्बाद करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सपना के साथ उसका जादुई विशाल गुलाब घर है। अब उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो दोबारा से इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रही है दुष्ट दिव्या? दिव्या अपनी जान बचाकर उल्टे पैरों वहां से भाग जाती है और वह दोबारा सपना के जादुई विशाल गुलाब घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। इसी तरह सपना अपने अच्छे स्वभाव और अच्छी आदतों की वजह से जादुई विशाल गुलाब घर की मदद से गांव के सभी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपने बुरे स्वभाव और बुरे आदतों की वजह से भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। उसने अपने ही हाथ से अपना सब कुछ गंवा दिया।